इस वीडियो में हम क्लास 10th आईटी कोड 402 के 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करेंगे। ये देखो, आईटी के बोर्ड एग्जाम में इतने सारे एमसीक्यूज आते हैं और ये मैं तुम्हें लेटेस्ट सैम्पल पेपर ही दिखा रहा हूँ जो कि आने वाले बोर्ड एग्जाम का ब्लूप्रिंट है। और मैक्सिमम बच्चे इन्हीं क्वेश्चंस में मिस्टेक करते हैं जिस वजह से वो फुल मार्क्स नहीं स्कोर कर पाते। तो इसलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें क्वेश्चन आंसर नहीं बल्कि उसके साथ साथ तुम्हें रिलेटेड टॉपिक भी सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ताकि अगर वो चीज़ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछी जाए तो तुम वहाँ पे भी उसका आंसर कर पाओ। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। First question is, Dash controls all the aspect of paragraph appearance such as text alignment, tab stops, line spacing and borders and can include character formatting। तो ये क्वेश्चन हमारा स्टाइल्स वाले पार्ट से है। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन में बात हो रही है कि कौन सी स्टाइल पैराग्राफ के अपीयरेंस को मॉडिफाई करने के लिए यूज होती है। तो ऑब्वियसली पैराग्राफ स्टाइल ही होगी, राइट। कैरेक्टर स्टाइल सिलेक्टेड टेक्स्ट कैरेक्टर्स के फॉन्ट टाइप, फॉन्ट साइज को चेंज करता है। वहीं पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करने पे उस पूरे पैराग्राफ की अपीयरेंस चेंज होती है, उसके अंदर के सिलेक्टेड टेक्स्ट की नहीं। तो ये बेसिक डिफरेंस है कैरेक्टर स्टाइल और पैराग्राफ स्टाइल में। Next question is, which mode is used to apply a style to many different areas of a document quickly without going back to styles and formatting window in writer? यूजुअली हम जब किसी टेक्स्ट या पैराग्राफ पे स्टाइल अप्लाई करते हैं तो उसे पहले सिलेक्ट करते हैं माउस से, देन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो से स्टाइल पे डबल क्लिक करते हैं। पर अगर वही सेम स्टाइल हमें डॉक्यूमेंट के अलग अलग जगह पर लगानी हो तो बार बार चीज़ें सिलेक्ट करके लगाने से अच्छा हम फिल फॉर्मेट मोड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे हमें बस एक बार स्टाइल सिलेक्ट करनी होती है और फिर जहाँ जहाँ अप्लाई करना है वहाँ क्लिक करना होता है। तो इससे टाइम सेव होता है। Next question is, which of the following features allows one to apply a group of formats at the same time? इसमें तो हमें स्टाइल की डेफिनेशन ही दे दी है डायरेक्ट। स्टाइल्स का यूज़ करके हम एक साथ काफ़ी सारे फॉर्मेट्स किसी टेक्स्ट, पैराग्राफ, फ्रेम, लिस्ट, इन सब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टाइल्स। नेक्स्ट पूछा गया कि हम कौन सी मेथड से पेज स्टाइल को नहीं क्रिएट कर सकते। तो इसका आंसर है ड्रैग एंड ड्रॉप। पेज स्टाइल्स हम ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड से क्रिएट नहीं कर सकते, बल्कि स्टाइल साइड बार या पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स का यूज़ करके मैनुअली क्रिएट और अप्लाई करते हैं। टेंशन मतलब इसके डिटेल्ड स्टेप नहीं है सिलेबस में, इतना ही पढ़ना है 1 मार्कर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंसर्टिंग एन इमेज एज अ लिंक इन अ डॉक्यूमेंट? तो एक डॉक्यूमेंट में इमेज को हम या तो इम्बेड करके इंसर्ट करते हैं या उसका लिंक इंसर्ट करते हैं। इम्बेड करने से इमेज डॉक्यूमेंट के अंदर स्टोर होती है, बट लिंक करने से इमेज का सिर्फ रेफरेंस स्टोर होता है, तो उससे डॉक्यूमेंट का साइज कम रहता है। रेफरेंस स्टोर होने से इमेज सिर्फ कंप्यूटर में ही स्टोर रहती है और लिब्रे ऑफिस उस एड्रेस पे जाके इमेज को लोकेट करके डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले कराता है। तो बेनिफिट क्या हुआ? इट रिड्यूसेस द डॉक्यूमेंट साइज बाय स्टोरिंग ओनली द रेफरेंस टू द इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें स्टाइल्स वाले पार्ट में ही एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसका आंसर तुम कमेंट कर देना। Dash styles in a text document affect selected text within a paragraph, such as the font and the size of the text or bold and italic formats. Next question is, it is a reference point for graphics which is created while positioning any image. इसका आंसर है एंकरिंग। एंकरिंग का मतलब होता है अपने ऑब्जेक्ट जैसे इमेज, टेक्स्ट बॉक्स या सेव को किसी रेफरेंस पॉइंट से अटैच करना, ताकि जब भी डॉक्यूमेंट में कोई चेंज हो तो ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग मूव करे। जैसे अगर तुम एक इमेज का एंकर एक पैराग्राफ पे सेट करते हो तो जैसे जैसे पैराग्राफ मूव करेगा इमेज भी उसके साथ साथ मूव करेगी। अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट, टेक्स्ट रैपिंग, ये चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी आगे इनके बारे में और पढ़ेंगे और एमसीक्यूज होंगे इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, John has written a book consisting of 15 chapters. He wanted to make the index of the book. Suggest him the option used to create the index automatically in word processor. तो इसका आंसर है टेबल ऑफ कंटेंट। इंडेक्स बनाने के लिए जॉन टेबल ऑफ कंटेंट ऑप्शन का यूज कर सकता है। टेबल ऑफ कंटेंट डॉक्यूमेंट में मौजूद हेडिंग्स के अकॉर्डिंग एक इंडेक्स बना देता है। इसी से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय डिफॉल्ट ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस में कितने लेवल्स ऑफ हेडिंग सपोर्टेड होती है जब हम टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करते हैं। तो इसका आंसर है 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स। नेक्स्ट अगेन स्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चन रिपीट हो गया है। व्हेन यू अप्लाई डैश यू अप्लाई अ ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स टुगेदर इन सिंगल स्टेप। तो स्टाइल की डेफिनेशन ही है कि स्टाइल इज अ सेट ऑफ फॉर्मेट्स यूज्ड टू चेंज अपीयरेंस ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टाइल। नेक्स्ट इज अगेन एंकरिंग, अलाइनमेंट, टेक्स्ट रैपिंग वाला क्वेश्चन है। इन अ डॉक्यूमेंट डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चोजन एंकर पॉइंट। तो एक डॉक्यूमेंट में ग्राफिक का किसी एंकर पॉइंट के रिलेशन में वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट को हम कहते हैं अलाइनमेंट। तो एंकरिंग और अलाइनमेंट हमने जान लिया है। अब इसी टॉपिक के और एमसीक्यूज आएंगे तो टेक्स्ट रैपिंग और अरेंजमेंट भी देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, टू रिपीट द ग्राफिक अक्रॉस एंटायर बैकग्राउंड एरिया वी नीड टू सिलेक्ट डैश ऑप्शन इन द वर्ड प्रोसेसर। अगर किसी ग्राफिक को हमें पूरे बैकग्राउंड एरिया में रिपीट कराते हुए शो करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टाइल ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कंट्रोल्स हाउ द ग्राफिक्स आर स्टैक्ड अपॉन ईच अदर और रिलेटिव टू द टेक्स्ट। तो जब हम एक साथ एक के ऊपर एक ग्राफिक इंसर्ट करते हैं डॉक्यूमेंट में, या टेक्स्ट और ग्राफिक दोनों इंसर्ट करते हैं, तो कौन ऊपर होगा कौन नीचे होगा ये डिसाइड होता है अरेंजमेंट ऑप्शन से। जैसे मान लो तुमने सर्कल को और रेक्टेंगल को और ट्राइंगल को एक जगह पे रख दिया है, तो सबसे आगे सर्कल डिस्प्ले होगा या ट्राइंगल होगा या स्क्वायर होगा, ये तुम सेट कर सकते हो अरेंजमेंट ऑप्शन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रिसा इज अ बुक एडिटर और उसको इंडेंटेशन चेंज करना है पैराग्राफ्स का एंड चेंज द फॉन्ट ऑफ ऑल द टाइटल्स इन द बुक, तो वो कौन सा फीचर यूज करेगी? तो पैराग्राफ का इंडेंटेशन सेट होगा स्टाइल्स का यूज करके। वैसे भी बाकी के ऑप्शंस तुम देखो तो वो पैराग्राफ की अपीयरेंस सेट करने से रिलेटेड है ही नहीं। टेम्पलेट तो एक प्री डिफाइंड लेआउट होता है जिससे हम सिमिलर डॉक्यूमेंट इजीली बना सकते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट तो वही इंडेक्स क्रिएट करने के काम आता है। कंसोलिडेटिंग से हम मल्टीपल सीट्स के डेटा को लाते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं, उनको समराइज करते हैं, तो इसका पैराग्राफ के इंडेंटेशन से तो कोई कनेक्शन है नहीं। और लास्ट बचा हमारा स्टाइल्स, तो ऐसे तुम ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी राइट आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गौरव हैज इंसर्टेड एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट, ही वांट्स टू रिमूव द अनवांटेड एरिया ऑफ द इमेज, विच ऑप्शन ऑफ द वर्ड प्रोसेसर ही विल यूज टू कंप्लीट दिस टास्क। तो किसी भी इमेज के अनवांटेड एरिया को हटाने के लिए हम क्रॉप फीचर का यूज करते हैं। इमेज से रिलेटेड लिब्रे ऑफिस में 11 इमेज फिल्टर्स मिलते हैं जिनके बारे में एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। अभी इमेज फिल्टर वाले एमसीक्यू आएंगे तो उसमें तुम्हें बता दूंगा। नेक्स्ट है, हाँ ये है ना नेक्स्ट क्वेश्चन इमेज फिल्टर वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफिक फिल्टर इज यूज टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ एन इमेज इन अ डॉक्यूमेंट। कौन से ग्राफिक फिल्टर का यूज़ करके हम इमेज का कॉन्ट्रास्ट बढ़ाते हैं? वो है शार्पन फिल्टर। और स्मूथ फिल्टर थोड़ा सा ब्लर और सॉफ्टनेस ऐड कर देता है इमेज में। रिमूव नॉइस वाला नॉइस रिमूव करता है, एग्जाम्पल देखो तो पता लग जाएगा। और इन्वर्ट से कलर इन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे ब्लैक का वाइट हो जाएगा, वाइट का ब्लैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इन राइटर स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन इज अवेलेबल अंडर डैश मेन्यू। कौन से मेन्यू में स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल रहता है? वो है फॉर्मेट मेन्यू। इसमें कुछ समझाने वाला तो है नहीं, याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गौरव इज क्रिएटिंग अ रिपोर्ट इन राइटर, द इमेज गेट्स एम्बेडेड इन हिज डॉक्यूमेंट वेन एवर ही ड्रैग्स एंड ड्रॉप द इमेज। तो जब भी वो इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके ला रहा है डॉक्यूमेंट में, तो वो इमेज इम्बेड हो जा रही है और उससे डॉक्यूमेंट का साइज बढ़ जा रहा है। तो वो ऐसा क्या करे कि वो इमेज लिंक हो, ना कि इम्बेड हो जाए? तो उसके लिए उसे कंट्रोल प्लस शिफ्ट की प्रेस करना होगा जब भी वो ड्रैग एंड ड्रॉप करने की कोशिश कर रहा है। यानी पहले वो कंट्रोल और शिफ्ट की प्रेस करेगा कीबोर्ड में, उसके बाद इमेज को ड्रैग करके डॉक्यूमेंट में ड्रॉप करेगा, तब जाके वो इमेज वहाँ पे लिंक हो जाएगी। ऐसे शॉर्टकट कीज़ वाले क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं 1 मार्कर में, इन्हें देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें तो मेरा ही नाम आ गया है, वाओ। सौरभ हैज़ मेड एन एडवर्टाइजमेंट इन डिजिटल डॉक्यूमेंट। अच्छा, ही इज़ फेसिंग डिफिकल्टी इन पोजिशनिंग द इमेजेस। इतनी आसान चीज़ में मुझे दिक्कत क्यों हो रही है? तो इमेज और टेक्स्ट को आपस में अच्छे से प्लेस करने के लिए हम यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। टू इंक्रीज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ अ इमेज डैश ऑप्शन इज यूज्ड। ये तो मैंने बता दिया था ना, रिपीट हो गया शायद। इसका आंसर कमेंट में कर देना, यूनिट 1 क्वेश्चन 20 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग द रिव्यूज, कृष्णा मेल्ड द डॉक्यूमेंट टू हिज एडिटर विद द ट्रैक चेंजेस ऑन, ठीक है। ही मेड सर्टेन चेंजेस इन डॉक्यूमेंट। प्रदीप वॉन्ट्स टू कंपेयर हिज ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद द रिव्यू डॉक्यूमेंट। अच्छा, डॉक्यूमेंट कंपेयर करना है तो इसके लिए कंपेयर डॉक्यूमेंट वाला ही फीचर यूज होगा, तो वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। सिलेक्ट एडिट, उसके अंदर ट्रैक चेंजेस, उसके अंदर कंपेयर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को दूसरे रिव्यूड डॉक्यूमेंट से कंपेयर करने के लिए हम यूज करते हैं कंपेयर डॉक्यूमेंट वाला फीचर। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। डैश इज अ मॉडल यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। एक ऐसी चीज़ जिसका यूज़ करके हम बाकी डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जिसमें पहले से लेआउट और स्टाइल ये सब सेट होता है, उसे हम कहते हैं टेम्पलेट। और इसका यूज़ करके हम उसकी तरह दिखने वाले सिमिलर डॉक्यूमेंट जल्दी से और इजीली क्रिएट कर पाते हैं। डैश इज particularly यूजफुल व्हेन क्रिएटिंग अ वाटरमार्क और व्हेन रैपिंग द इमेज इन द बैकग्राउंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो एक डॉक्यूमेंट में अगर हम वाटरमार्क क्रिएट करना चाहते हैं या इमेज को उसके बैकग्राउंड में यूज करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ट्रांसपेरेंसी ऑप्शन का यूज करेंगे। इमेज को डॉक्यूमेंट में रखेंगे और उसका हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे। जितनी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी उतनी फेडेड या कम वो दिखेगी डॉक्यूमेंट में। 100% ट्रांसपेरेंट कर देंगे तो दिखेगी ही नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टेम्पलेट्स। टेम्पलेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है वो हमें बताना है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना, नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या हम स्टाइल्स और फॉर्मेटिंग फीचर दोबारा यूज कर सकते हैं? कर सकते हैं, ऑब्वियसली, तभी तो बना रखे। और लिब्रे ऑफिस हमें ऑनलाइन टेम्पलेट का फीचर भी प्रोवाइड करता है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट वाला ढूंढना है। टेम्पलेट में हेडिंग्स, टेक्स्ट फॉर्मेट, स्टाइल, हेडर, फुटर ये सब होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। नेक्स्ट, क्या हम खुद से टेम्पलेट नहीं क्रिएट कर सकते? ऑब्वियसली कर सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड थ्रू सब टोटल इन ए स्प्रेडशीट। तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट चैप्टर में हमने 2 चीजें पढ़ी थी। एक था ग्रुप ऑप्शन, जिसमें मल्टीपल रोज या कॉलम को सिलेक्ट करके हम उनका एक ग्रुप बना सकते थे, और दूसरा था सब टोटल ऑप्शन, जिससे हम डेटा को किसी एक कॉलम के बेसिस पे ग्रुप करते थे और अलग अलग ऑपरेशन भी उस पर अप्लाई करते थे, जैसे सम, प्रोडक्ट, एवरेज एक्सेट्रा। बट उसमें हम डायरेक्टली परसेंटेज नहीं निकाल सकते।
तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परसेंटेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिनेरियोज आर अ टूल टू टेस्ट डैश क्वेश्चंस। सिनेरियोज का हम यूज करते हैं व्हाट इफ क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए। इसमें मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था जिसमें हम अलग अलग प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट रेट डालकर फाइनल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे, यानी कि व्हाट इफ अगर 10,000 हो प्रिंसिपल अमाउंट, व्हाट इफ अगर 10K की जगह 20 हो प्रिंसिपल अमाउंट, तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे व्हाट इफ वाले क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमने अलग अलग सिनेरियोज बनाए थे, जो वन शॉट वीडियो है उसमें देख लेना, अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इट रेफर्स टू अ सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स ऑन अ वर्कशीट एंड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट फार्मूला टू कैलकुलेट। वर्कशीट में हम किसी भी सेल या मल्टीपल सेल्स का रेफरेंस लेके उनकी वैल्यूज को किसी फार्मूला में यूज कर सकते हैं बिना बार बार टाइप किए, बिना बार बार वो सेम वैल्यूज को टाइप किए। तो इसका आंसर होगा सेल रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश फीचर ऑफ कैल्क हेल्प्स टू ट्रैक व्हाट डेटा इज चेंज्ड व्हेन द चेंज वाज मेड, हु मेड द चेंज एंड इन विच सेल द चेंज हैज अकर्ड। कैल्क में ऐसा कौन सा फीचर है जिसका यूज करके हम डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस का ट्रैक रख सकते हैं? तो वो है ट्रैक चेंजेस फीचर। क्या वो ऑप्शन में है? नहीं, ऑप्शन में है रिकॉर्ड चेंजेस। तो रिकॉर्ड चेंजेस भी ट्रैक चेंजेस के ही अंदर आता है। रिकॉर्ड चेंजेस ट्रैक चेंजेस का ही एक सब ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रिकॉर्ड चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर इलेबोरेट फॉर्म ऑफ गोल सीक। गोल सीक में क्या होता था कि हमें फाइनल वैल्यू तो पता होती थी और उस तक पहुंचने के लिए हम एक अननोन वैल्यू या एक वेरिएबल की वैल्यू जनरेट करवाते थे। वहीं सॉल्वर में क्या होता है, टारगेट वैल्यू हमें अभी भी पता है, बट उस तक पहुंचने के लिए हम मल्टीपल अननोन वैल्यू जनरेट करवा सकते थे। तो इसलिए सॉल्वर को हम गोल सीक का एक इलेबोरेट फॉर्म कहते हैं, जिसमें हम मल्टीपल अननोन या मल्टीपल वैल्यूज की वैल्यू जनरेट करवाते थे एक पर्टिकुलर गोल तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश मीन्स कंबाइनिंग डेटा इन ए स्प्रेडशीट फ्रॉम डिफरेंट वर्कशीट इनटू मास्टर वर्कशीट। अलग अलग स्प्रेडशीट से डेटा को कंबाइन करके एक मास्टर वर्कशीट पे लाने को हम कहते हैं कंसोलिडेटिंग। डेटा को कंसोलिडेट करके हम उसको आपस में इजीली कंपेयर कर सकते हैं और उनके बीच क्या रिलेशन है या डेटा का क्या ट्रेंड है ये पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो टाइप के हाइपरलिंक होते हैं। मैं तुम्हें डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आंसर तुम खुद कर सकते हो। मान लो दो फाइल्स हैं, फाइल ए और फाइल बी। फाइल ए के अंदर फाइल बी के शीट का एक हाइपरलिंक है और अभी ये दोनों फाइल्स एक ही फोल्डर के अंदर स्टोर्ड है। और अगर हमने फाइल ए को अब दूसरे फोल्डर में डाल दिया तो ये रिलेटिव लिंक जो है वर्क नहीं करेगी, क्योंकि इनकी रिलेटिव लोकेशन बदल गई। वहीं अगर हमने पूरा फोल्डर कहीं और मूव किया होता तो दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अभी भी वो दो फाइल्स आपस में तो एक दूसरे से उसी तरीके से जुड़ी हुई है, यानी उसी फोल्डर के अंदर है, तो उनकी रिलेटिव लोकेशन चेंज नहीं हुई। तो जब तक रिलेटिव लोकेशन सेम है तब तक रिलेटिव हाइपरलिंक वर्क करेगी। एब्सोल्यूट हाइपरलिंक होता तो वो तब तक काम करता जब तक टारगेट लोकेशन यानी फाइल बी की लोकेशन चेंज नहीं हुई होती। फिर फाइल ए को तुम कहीं पर भी रखो, उससे टारगेट लोकेशन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक तो तब भी वर्क करती, बट रिलेटिव वाली तब वर्क करना बंद कर देगी जब उनकी रिलेटिव लोकेशन चेंज हो गई है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। मैंने वन शॉट वाले में एनिमेशन के थ्रू समझाया हुआ है, उसे एक बार देख लेना प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थ्योरी में भी आ जाता है लिखने के लिए और वन मार्कर में तो आ ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय डिफॉल्ट सी टैब आर प्रेजेंट एट डैश ऑफ द स्प्रेडशीट। तो सी टैब प्रेजेंट होता है बॉटम पे। इसमें क्या ही समझाओ, इस पे तो याद ही कर लेना। द सेल रेफरेंस इन ए स्प्रेडशीट फॉर सेल रेंज B2 to F15 इज। तो अगर रेंज ऑफ सेल्स का तुम्हें रेफरेंस लेना है तो फर्स्ट सेल और लास्ट सेल के बीच में हम कॉलन का यूज करते हैं। अगर तुम्हें ये नहीं समझ आ रहा कि ये B2 और F15 कहाँ से आ गया है, तो ये देखो स्प्रेडशीट फाइल में एक सेल जो है उसके टॉप पे एक अल्फाबेट है और उसके साइड में नंबर है। तो एक सेल का एड्रेस बनता है, पहले अल्फाबेट आता है जो कि टॉप पे लिखा हुआ है और फिर साइड से नंबर आता है, जैसे A1 फिर B2, और अगर B2 से F15 तक जाना है तो बीच में हम यूज करते हैं कॉलन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हेमा इज अ चार्टेड अकाउंटेंट। शी यूज्ड टू मेंटेन द अकाउंट्स इन अ स्प्रेडशीट ऑन एवरीडे बेसिस। द नंबर ऑफ स्टेप्स व्हिच शी नीड्स टू फॉलो एवरी टाइम। तो सेम स्टेप्स उसे बार बार फॉलो करने पड़ रहे हैं, एक ही काम वो रिपीट पे कर रही है। तो अगर हमें रिपीटेटिव स्टेप्स को ऑटोमेट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैक्रोस का फीचर। मैक्रोस से हम अपने स्टेप्स को रिकॉर्ड करेंगे जो भी हम अपनी स्प्रेडशीट में कर रहे हैं। देन बाद में अगर वही सेम चीजें हमें फिर से करनी होगी तो फिर हम मैक्रो को रन करवा देंगे, जिससे हम सारे स्टेप्स एक ही क्लिक में मैक्रो का यूज करके कंप्लीट कर लेंगे। हमें खुद से सारी चीजें बार बार नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। राज हैज क्रिएटेड अ वर्कशीट वेयर ही हैज एडेड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज एम्प्लॉइज। ही वांट्स एवरी एम्प्लॉय टू गो थ्रू द वर्कशीट एंड अपडेट देयर एड्रेस एंड फोन नंबर इफ रिक्वायर्ड। ही आल्सो वुड लाइक टू नो द चेंजेस डन बाय हिज एम्प्लॉइज। व्हिच फीचर ऑफ द स्प्रेडशीट ही शुड इनेबल टू सी द चेंजेस मेड बाय हिज एम्प्लॉइज। तो अगर राज को जानना है कि उसके एम्प्लॉइज ने क्या क्या चेंजेस करे हैं वर्कशीट में, तो उसके लिए उसको ट्रैक चेंजेस फीचर को इनेबल करना होगा। When you open a new spreadsheet, by default it has a sheet named dash। तो जब हम एक न्यू स्प्रेडशीट ओपन करते हैं तो उसका बाय डिफॉल्ट नेम होता है शीट 1, और जैसे जैसे नई शीट तुम ऐड करते जाते हो तो शीट 2, शीट 3 ऐसे ऐड होते रहती है। शीट टैब कहाँ पे होता है? बॉटम पे होता है।
रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट करते हुए उसे रिवाइज करते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। रिव्यूअर्स एंड ऑथर्स कैन ऐड देयर डैश टू एक्सप्लेन देयर चेंजेस इन द सेल ऑफ स्प्रेडशीट। रिव्यूअर्स और ऑथर्स स्प्रेडशीट सेल्स में करे गए अपने चेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए कमेंट्स ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अ डैश रेफर्स टू अ सेल और रेंज ऑफ सेल्स ऑन वर्कशीट एंड कैन बी यूज्ड टू फाइंड द वैल्यूज और डेटा दैट यू वांट फार्मूला टू कैलकुलेट। तो ये तो फिर से आ गया, इसको तुम कमेंट में आंसर कर देना। किस चीज़ से हम सेल्स को रेफर करते हैं या रेंज ऑफ सेल्स को रेफर करते हैं और उनकी वैल्यूज़ को फिर एक फार्मूला में हम यूज़ कर सकते हैं सेल रेफरेंस से। ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ तुम आंसर कर देना। ये वाला तो मैंने बता दिया, अगली बारी से या तो यूनिट 2 क्वेश्चन 14 का आंसर ऐसे लिखना या टाइम स्टैम्प के साथ आंसर कर देना। ठीक है, अगली बारी जब ईजी क्वेश्चन आएगा तो तब पूछूंगा तुमसे, तुम्हारा टेस्ट भी तो लेना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश फंक्शन टेक्स डेटा फ्रॉम अ सीरीज ऑफ वर्कशीट और वर्कबुक्स एंड समराइजेस इट इनटू अ सिंगल वर्कशीट दैट यू कैन अपडेट इजीली। डेटा कंसोलिडेशन फंक्शन का यूज करके हम अलग अलग वर्कशीट या वर्कबुक का डेटा लेकर एक ही वर्कशीट में लाकर समराइज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। डैश ऑप्शन ऑफ कैल्क हेल्प्स इन व्यूइंग द चेंजेस मेड टू अ वर्कशीट यूजिंग ओरिजिनल एंड एडिटेड वर्कशीट। तो हम कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन का यूज करते हैं ओरिजिनल और एडिटेड वर्कशीट को आपस में कंपेयर करने के लिए और उनके चेंजेस देखने के लिए। तो राइट ऑप्शन इज मेन मेन्यू से एडिट के अंदर कंपेयर डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर है सी, ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम करो, टेस्ट है तुम्हारा। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैन फाइंड चेंजेस बाय डैश सीट्स, चेंजिंग सीट्स, रीनेमिंग सीट्स, कंपेयरिंग सीट्स या एडिटिंग सीट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच फीचर अलाउज यू टू जंप टू अ डिफरेंट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और वेबसाइट फ्रॉम विद इन अ डॉक्यूमेंट। तो हम हाइपरलिंक्स का यूज़ करते हैं जिस पे क्लिक करके हम किसी दूसरे डॉक्यूमेंट या दूसरे स्प्रेडशीट या किसी वेबसाइट पे जंप कर सकते हैं। हाइपरलिंक से तुम सेम ही सीट के दूसरी लोकेशन पे भी जंप कर सकते हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपरलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विवेक एंड हिज फ्रेंड्स आर वर्किंग ऑन स्प्रेडशीट फॉर एंटरिंग डेटा एंड अपडेटिंग रिकॉर्ड्स। तो विवेक और उसके दोस्त काम कर रहे हैं एक स्प्रेडशीट पे, उस पे वो डेटा एंटर कर रहे हैं और रिकॉर्ड्स को अपडेट कर रहे हैं। दे विश टू कीप अ ट्रैक ऑफ चेंजेस। Which of the following options will help in knowing who made the changes and what changes were done in the spreadsheet? तो विवेक को चेंजेस ट्रैक करने हैं तो ट्रैक चेंजेस फीचर का वो यूज़ करेगा। नेक्स्ट के ये दो क्वेश्चंस भी तुम्हारे लिए है, ये मैंने ऑलरेडी पहले बताए हैं, तो आई होप तुम आंसर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 तो बहुत इजी है, मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को पॉज करके आंसर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। वाइल कंसोलिडेटिंग डेटा अ सेल रेंज कैन बी नेम्ड यूजिंग। तो डेटा कंसोलिडेशन के वक्त सेल रेंज को नेम करने के लिए हम यूज करते हैं डिफाइन नेम ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। डैश फीचर एड्स डेटा अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ सेल्स इन कैल्क विद लेबल्स फॉर कॉलम्स एंड फॉर रोज। तो कौन सा फीचर ग्रुप ऑफ सेल्स के डेटा को ऐड करने के काम आता है? तो वो है सब टोटल फीचर। ये मैंने ग्रुप्स और सब टोटल के बीच में अभी डिफरेंस बताया था ना स्टार्टिंग में, वो फिर से आ गया यहाँ पे। मैक्रोज आर स्पेशली यूजफुल टू डैश द सेम वे ओवर एंड ओवर अगेन। तो बार बार जब हमें सेम चीज करनी होती है तो इसलिए हम मैक्रोज का यूज करते हैं। तो मैक्रोज का यूज होता है टू रिपीट अ टास्क। नेक्स्ट अब डीबीएमएस यूनिट के एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। इजी से स्टार्ट करेंगे। डेटाबेस सर्वर्स आर रेफर्ड टू एज। डेटाबेस सर्वर को हम बैकएंड सर्वर्स या डेटाबेस होस्ट कहते हैं। तो राइट आंसर है बैकएंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ टेबल इज अ सेट ऑफ डेटा एलिमेंट्स दैट इज अरेंज्ड यूजिंग अ मॉडल ऑफ वर्टिकल डैश एंड हॉरिजॉन्टल डैश। तो टेबल में वर्टिकल कॉलम्स होते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। डैश मीन्स दैट द क्वेरी यूजेस क्राइटेरिया यू प्रोवाइड टू हाइड सम डेटा एंड डिस्प्ले ओनली रिक्वायर्ड डेटा। तो क्वेरी में हम फिल्टर का यूज करके कुछ सिलेक्टेड डेटा को शो करते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिल्टरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। मल्टीपल कॉपीज ऑफ द सेम फाइल लीड्स टू डैश। तो डेटा का डुप्लीकेशन होना या सेम फाइल की मल्टीपल कॉपीज बन जाने से डेटा रिडंडेंसी होती है और इसी चीज को प्रिवेंट करता है डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो लॉन्ग आंसर में अगर इंपॉर्टेंस ऑफ डीबीएमएस आएगा तो लिख के आना कि वो डेटा रिडंडेंसी कम करता है। ठीक है। और डेटा का डुप्लीकेशन होना या सेम फाइल की मल्टीपल कॉपीज बन जाने से डेटा रिडंडेंसी होता है। तो फोर्थ वाला हमारा जो क्वेश्चन था इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी विच हेल्प्स टू सेट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन टेक्स्ट वारचार टाइप फील्ड ऑफ अ टेबल इन डीबीएमएस। तो टेक्स्ट या वेरिएबल कैरेक्टर में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर होंगे ये हम उसकी लेंथ डिफाइन करके सेट करते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिफाई करी? ऑप्शन नंबर डी, लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। आइडेंटिफाई द मोड वेयर वी कैन मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल। तो टेबल का स्ट्रक्चर हम डिजाइन व्यू में मॉडिफाई करते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लैट फाइल और रिलेशनल फाइल से रिलेटेड है, तो पहले इसको समझ लो। फ्लैट फाइल हम तब यूज करते हैं जब डेटा कम है और सिंपल है और एक ही टेबल में स्टोर करना है, तो फ्लैट फाइल यूज होती है। वहीं अगर डेटा मल्टीपल टेबल में स्टोर करना हो और उनके बीच रिलेशनशिप सेट करनी हो तो रिलेशनल डेटाबेस यूज होता है। तो अब तुम इस क्वेश्चन का आंसर खुद से भी कर सकते हो। डैश स्टोर्स डेटा इन अ सिंगल टेबल
विच इज सुटेबल फॉर लेस अमाउंट ऑफ डेटा, तो वो है फ्लैट फाइल, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी तब होता जब बहुत सारा डेटा मल्टीपल टेबल्स में स्टोर करना होता, उनके बीच रिलेशन सेटअप करना पड़ता, तब रिलेशनल वाला ऑप्शन करेक्ट होता। ठीक है, ऑप्शन सी और डी तो खाली भी दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इनेबल्स यूजर टू व्यू, एंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट। तो फॉर्म और रिपोर्ट के बारे में सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन ही नहीं बल्कि थ्योरी में भी लिखने को आता है, तो ध्यान से सुनो। फॉर्म हमें एक यूजर फ्रेंडली लेआउट प्रोवाइड करता है जिससे हम डेटाबेस ऑब्जेक्ट को, जैसे टेबल को देख सकते हैं कि उसमें क्या डेटा है, उसमें और डेटा भी ऐड कर सकते हैं, या उसमें पहले से जो डेटा था वो भी एडिट कर सकते हैं। तो ये तो था फॉर्म का काम। रिपोर्ट्स, जब हम डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करते हैं, उस डेटा को एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड और कस्टमाइज्ड फॉर्मेट में शो कराने का काम आता है। तो हमने ये जान लिया है, तो इसका आंसर करते हैं। इट इनेबल्स यूजर टू व्यू, एंटर, चेंज डेटा डायरेक्टली, तो इसका आंसर है फॉर्म। नेक्स्ट है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन अ टेबल ऑफ अ डेटाबेस। तो 3 टाइप की रिलेशनशिप हम सेट कर सकते हैं टेबल्स के बीच, 1 to 1, 1 to many और many to many। इसके बारे में हर बार एक ना एक सवाल तो आ ही जाता है, एमसीक्यू में ही नहीं बल्कि थ्योरी वाले में भी, तो डिटेल्ड वीडियो जरूर देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है सूरज वांट्स टू क्रिएट अ डेटाबेस फॉर हिज क्लाइंट्स। फॉर दिस पर्पस ही नीड्स टू स्टोर द ईमेल आईडीज ऑफ हिज क्लाइंट्स। व्हिच डेटा टाइप शुड ही यूज टू अकम्प्लिश दिस पर्पस। तो ईमेल आईडी स्टोर करने के लिए न्यूमेरिक डेटा टाइप तो यूज होगा नहीं, उसमें तो नंबर से स्टोर होता है। बाइनरी में 0 और 1 के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। बुलियन में तो सिर्फ यस, नो, ट्रू, फॉल्स इस टाइप का डेटा स्टोर होता है। तो बचा क्या, वारचार, वेरिएबल कैरेक्टर। तो ये होगा हमारा सही ऑप्शन। ऐसे ऑप्शंस एलिमिनेट करके भी तुम राइट ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है अ टेबल कैन हैव ओनली डैश प्राइमरी की इन अ डेटाबेस। एक टेबल में कितनी प्राइमरी कीज होती है? सिर्फ एक ही होती है। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मल्टीपल कॉलम से मिलकर भी तो प्राइमरी की बनती है, उन्हें लगता है मल्टीपल प्राइमरी की बन रही है, पर ऐसा नहीं होता। मल्टीपल कॉलम्स को कंबाइन करके जब हम एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट उन पे अप्लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट की, पर वो होती तो एक ही है ना। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेना। ये कीज वाला कॉन्सेप्ट तो पूछा ही जाता है कि बताओ प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, कैंडिडेट की क्या होता है, अल्टरनेट की क्या होता है। तो ये प्रॉपर 1 शॉट में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, देख लेना, या फिर नोट्स रीड कर लेना अगर 1 शॉट देखने का टाइम नहीं है ना। नोट्स में भी मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया हुआ है एक स्लाइड में, तो उसको पढ़ के चल जाना, पर पढ़ के जरूर जाना। क्वेश्चन नंबर 12 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इन्फॉर्मेशन। देखो, रॉ फैक्ट्स और फिगर को हम डेटा कहते हैं, वहीं प्रोसेस डेटा को जिसका कोई मीनिंग होता है उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस डेटा दैट प्रोवाइड मीनिंगफुल इनसाइट्स। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक है। डेटाबेस जब शुरू हो रहा था ना हमारा चैप्टर, स्टार्टिंग में था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। व्हाट डज रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इन अ डेटाबेस इंश्योर। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का प्रिंसिपल कहता है कि ट्रांजैक्शन टेबल में फॉरेन की का कोई अनमैच्ड वैल्यू नहीं होना चाहिए जो कि मास्टर टेबल में एग्जिस्ट ना करता हो। अगर मास्टर टेबल से कोई रिकॉर्ड डिलीट हो जाए तो ट्रांजैक्शन टेबल में भी उसका रेफरेंस डिलीट या अपडेट हो जाना चाहिए। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर करती है कि ट्रांजैक्शन टेबल में सिर्फ वैलिड फॉरेन की वैल्यूज हो जो कि मास्टर टेबल में एग्जिस्ट करती है। अगर मास्टर टेबल में ही एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता तो वो रिलेटेड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टेबल में भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। एग्जांपल से तुम्हें बेहतर समझ आएगा, जैसे 2 टेबल्स हैं, स्टूडेंट डिटेल्स और स्टूडेंट रिजल्ट टेबल। इसमें स्टूडेंट डिटेल्स में एडमिशन नंबर एक प्राइमरी की है और स्टूडेंट रिजल्ट में एडमिशन नंबर एक फॉरेन की है। तो अगर मास्टर टेबल स्टूडेंट डिटेल्स में जिसमें प्राइमरी की एडमिशन नंबर है और ट्रांजैक्शन टेबल स्टूडेंट रिजल्ट जिसमें फॉरेन की एडमिशन नंबर है, अगर स्टूडेंट डिटेल्स टेबल से 1001 डिलीट हो जाए तो स्टूडेंट रिजल्ट टेबल में भी 1001 से रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर मास्टर टेबल का रिलेटेड रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन टेबल से भी साथ साथ डिलीट ना हुआ तो ऐसा इन्फॉर्मेशन फैल जाएगी कि ये स्टूडेंट जो स्कूल में एग्जिस्ट ही नहीं करता वो कोर्सेज टेबल में इस कोर्स में एनरोल्ड है, जो कि ऑब्वियसली गलत इन्फॉर्मेशन है, राइट। आई होप मैं तुम्हें समझा पाया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा मॉडल सेट्स अ रिलेशन बिटवीन द 2 और मोर टेबल्स। 2 या 2 से ज्यादा टेबल्स के बीच हम रिलेशनशिप सेट करते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट प्राइमरी की इन अ डेटाबेस। तो प्राइमरी की टेबल के हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है, उसकी ना तो नल वैल्यूज हो सकती है ना उसमें वैल्यूज रिपीट हो सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। इट इज अ फील्ड दैट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, नहीं ये वाला गलत हो जाएगा। इट कैन हैव नल वैल्यूज, नल भी नहीं हो सकता, उसमें वैल्यूज डालनी ही पड़ेंगी। इट इज अ ऑप्शनल फील्ड, ऑप्शनल भी नहीं है, इसमें वैल्यूज डालना मैंडेटरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, इट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल, ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्सेस अपीयर व्हेन द क्वेरी डिजाइन विंडो इज ओपन फॉर द फर्स्ट टाइम टू डिजाइन अ क्वेरी।
तो क्वेरी डिजाइन विंडो ओपन करते ही सबसे पहले आता है ऐड टेबल और क्वेरी डायलॉग बॉक्स, जिसमें हम टेबल या क्वेरी को ऐड करते हैं। इसमें मैं समझाऊं क्या तुम्हें, इसको तो याद ही कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फीचर इन लिब्रियोफिस बेस अलाउज यूजर टू प्रेजेंट रिट्रीव्ड डेटा इन अ यूजर फ्रेंडली एंड फॉर्मेटेड मैनर। लिब्रियोफिस बेस में हम रिपोर्ट का फीचर यूज करके रिट्रीव्ड डेटा को एक यूजर फ्रेंडली और प्रॉपर फॉर्मेटेड मैनर में शो कर सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते हैं। व्हेन अ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट इज अप्लाइड टू वन और मोर कॉलम्स देन इट इज नोन एज कंपोजिट की। ये तो मैंने जस्ट अभी ऊपर एक्सप्लेन किया था तुम्हें, है ना। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पे। अ रो दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल डेटा आइटम इन अ टेबल इज नोन एज टपल और रिकॉर्ड। टेबल में रो को हम कहते हैं टपल या रिकॉर्ड और कॉलम को हम कहते हैं फील्ड या एट्रीब्यूट, ठीक है। मतलब इनके अलग अलग नाम है ना, जैसे रो को हम टपल भी कहते हैं, रिकॉर्ड भी कहते हैं, कॉलम को हम फील्ड भी कहते हैं, कभी कभी एट्रीब्यूट भी कहते हैं। तो ये 1 मार्कर में पूछे जाते हैं, तो इनका नाम ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर तुम करोगे कमेंट्स में, ठीक है। अ डैश इज अ इंटरफेस इन अ यूजर स्पेसिफाइड लेआउट दैट लेट्स यूजर व्यू, एंटर एंड चेंज डेटा डायरेक्टली इन डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल। मैंने अभी एक्सप्लेन किया है ऊपर वाले क्वेश्चंस में, आई होप तुम आंसर कर लोगे। नेक्स्ट हमें एसक्यूएल का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, जो कि होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। ये फ्लैट फाइल और रिलेशनल फाइल वाला फिर से आ गया है। आई होप मैंने जो तुम्हें पहले समझाया था वो तुम्हें याद होगा। इसका आंसर कमेंट में कर दो। यूनिट 3 क्वेश्चन नंबर 22। ध्यान से वीडियो देखी होगी तो तुम आंसर कर लोगे। फ्लैट फाइल का वैसे हम यूज करते हैं जब डेटा कम होता है, सिंगल टेबल में हमें स्टोर करना होता है। रिलेशनल वाला हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास बहुत ज्यादा डेटा है, उसे मल्टीपल टेबल्स में हमें स्टोर करना है, उनके बीच रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है, तो तब हम उसे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। बाइनरी डेटा टाइप्स इन अ डेटाबेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग डैश। तो बाइनरी डेटा टाइप का यूज करके हम डेटाबेस में फोटोज, म्यूजिक फाइल्स ये सब स्टोर कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ न्यूमेरिक डेटा टाइप दैट कैन स्टोर yes no टाइप वैल्यूज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस और वन। देखो ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस दोनों भी लिखा होता है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, डेटा टाइप दोनों में सेम ही रहते हैं। तो बुलियन डेटा टाइप का यूज होता है जिसमें हम yes no, ट्रू फॉल्स इस टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि एसक्यूएल में कौन सा कीवर्ड यूज होता है टू डिस्प्ले रिकॉर्ड्स इन असेंडिंग ऑर्डर। तो रिकॉर्ड्स को असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज करते हैं ASC कीवर्ड को, ठीक है। एसक्यूएल वैसे सिलेबस में नहीं है, बट अगर पूछ दिया बोर्ड में तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। सीबीएसई वालों का कोई भरोसा नहीं है भाई, नहीं है बोल के अगर एग्जाम में दे दिया तो दिक्कत हो जाएगी ना तुम्हें। तो अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिट्रीव्स 0 और मोर रोज फ्रॉम 1 और मोर डेटाबेस टेबल्स और डेटाबेस व्यूज। कौन से स्टेटमेंट का हम यूज करते हैं इन एसक्यूएल जब हमें रोज रिट्रीव करनी होती है डेटाबेस से? तो वो है सिलेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट अब अपनी लास्ट यूनिट नंबर 4 के एमसीक्यूज करते हैं। ये तो बहुत कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन आएंगे, इसमें कुछ टेक्निकल आएंगे, बट मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि अगर तुमने इसका वन शॉट भी देखा है ना, तो ये क्वेश्चन तुम इजीली कर लोगे। ये वाला पार्ट तुम अगर स्किप करना चाहते हो तो कर लेना। बाकी अगर तुम्हें थ्योरी वाले और पीवाईक्यूज करने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने हैं तो पीवाईक्यू वाली ई बुक फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो यूनिट 4 के एमसीक्यूज करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट शुड यू डू विद द प्रॉब्लम ऑफ ड्राई आइज। जैसे ड्राई आइज की प्रॉब्लम होती है तो क्या करना चाहिए? आंखों को रेस्ट देना चाहिए और सिंपल आई एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन लीड टू मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स व्हाइल वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर पे काम करते वक्त मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम्स किस कारण हो सकती है? रॉन्ग पोस्चर में बैठने के कारण या अनकंफर्टेबल चेयर यूज करने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नताशा वर्क्स एज अ फ्लोर मैनेजर, शी हैज बीन असाइंड अ टास्क फॉर कंडक्टिंग रेगुलर डैश टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ लाइफ इन केस ऑफ एनी डिजास्टर और इमरजेंसी बाय इवैक्यूएटिंग द प्लेस ऑफ डेंजर। तो रेगुलरली हमें करने चाहिए इवैक्यूएशन ड्रिल्स, ताकि कोई डिजास्टर या इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को सेफली इवैक्यूएट करके उनकी जान बचाई जा सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इवैक्यूएशन ड्रिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिकमेंडेड वे टू मैनेज स्ट्रेस एट वर्क। तो काम के दौरान स्ट्रेस मैनेज करने का क्या तरीका हो सकता है ये बताना है। तो कलीग्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट करके तो स्ट्रेस बढ़ेगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ज्यादा लॉन्ग आवर्स तक काम करने से भी स्ट्रेस बढ़ेगा, तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। जिन हॉबीज से रिलैक्सेशन मिलती है उन्हें अवॉइड करने से तो कोई फायदा है नहीं। तो बचा ऑप्शन नंबर सी कि कलीग्स के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसे रिजॉल्व करने के लिए स्ट्रेटेजी ढूंढो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ सिचुएशन वेयर अ स्मॉल फायर ब्रेक्स आउट इन द ऑफिस, व्हाट शुड यू यूज टू एड्रेस द इमरजेंसी। इसमें तुम्हें लगेगा कि भाई फायर हो चुकी है तो टॉवल से भी फायर बुझ जाएगी या ब्लैंकेट यूज कर लो उससे भी फायर बुझ जाएगी। तो हमें ये सब आंसर टिक नहीं करना है, थोड़ा सेंसिबल और सही ऑप्शन मतलब बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। जितने भी ऑप्शन है ना उसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। तो सही ऑप्शन है फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अ डैश इज अ अनप्लान्ड इवेंट दैट मे हैपन ऑल ऑफ अ सडन एंड मे लीड टू अनवांटेड और अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स और आउटकम्स। तो कोई अनप्लान्ड इवेंट जो अचानक से हो जाए और उससे लोगों
लोगों को नुकसान हो जाए या सामान को नुकसान हो जाए या उसके अनवांटेड आउटकम्स हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सीडेंट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, अ डैश वर्कर विल ऑलवेज परफॉर्म टू द बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटी। जब एक वर्कर हैप्पी और हेल्दी होगा तो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइडेड टू द इंजर्ड टू सेव लाइफ एंड मिनिमाइज हेल्थ लॉस टिल द प्रॉपर मेडिकेशन एड और फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। अगर तुमने वीडियो देखी है यूनिट 4 वाली, इसको इजीली आंसर कर दोगे। ये तो एक डेफिनेशन है किसी चीज़ की, ठीक है। वो क्या चीज़ है वो कमेंट में लिखना। कमेंट में लिखो यूनिट 4 क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, सिर्फ 2 वर्ड का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द साइंस कंसर्न विद डिजाइनिंग एंड अरेंजिंग थिंग्स सो दैट पीपल कुड यूज दिस इजीली। तो वो है अर्गोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फॉर नॉट यूजिंग स्क्रीन्स राइट बिफोर गोइंग टू बेड। तो क्यों हमें रात को सोने से पहले कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी स्क्रीन्स ये सब से दूर रहना है? क्योंकि इनसे निकल रही ब्लू लाइट हमारे दिमाग में मेलाटोनिन प्रोडक्शन को सप्रेस करती है, जिससे नींद आने में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द लाइट्स फ्रॉम स्क्रीन सप्रेस द रिलीज ऑफ मेलाटोनिन दैट असिस्ट द स्लीपिंग पैटर्न्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट प्रूव हैजार्डियस एट वर्कप्लेस आर। तो कॉन्फ्लिक्ट्स और आर्ग्यूमेंट साइकोलॉजिकल हैजार्ड्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैजार्ड इज अ पोटेंशियल रिस्क एंड द आईटी इंडस्ट्री इज प्रोन टू डैश हैजार्ड्स। तो आईटी इंडस्ट्री में ज्यादातर अर्गोनॉमिक हैजार्ड्स ही होते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस यूनिट के एमसीक्यूज बहुत आसान है। अगर तुमने एक बार भी वन शॉट देखा होगा इस यूनिट का तो तुम इजीली देखते ही आंसर कर ले रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पे बढ़ते हैं। नेम द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट पुट्स गाइडलाइंस फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ वर्कर्स। तो गवर्नमेंट ने नेशनल पॉलिसी ऑन OH&S ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी बनाई है, जिसमें वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी के रिगार्डिंग्स गाइडलाइंस लिखी हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिचुएशन विच पोजेस इमीडिएट रिस्क एंड रिक्वायर्स अर्जेंट अटेंशन, उसे हम कहते हैं इमरजेंसी। एक ऐसी रिस्की सिचुएशन जिसमें अर्जेंट अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है उसे इमरजेंसी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, द 2S इन द एक्रोनियम पास फॉर रिमेंबरिंग द स्टेप्स ऑफ यूजिंग अ फायर एक्सटिंग्विशर स्टैंड्स फॉर। तो फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के जो स्टेप्स होते हैं उसका एक एक्रोनियम है PASS, जिसमें लास्ट के 2S होते हैं फॉर स्क्वीज एंड स्वीप। ये मैंने फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना होता है वो वन शॉट में एक्सप्लेन किया था ना, तो उसी की बात हो रही है। इस यूनिट में जो क्लास A, B, C, D ऐसे डिवीजन थे ना अलग अलग मटेरियल्स के, जो मैंने वीडियो में बताए थे, उस पे MCQ बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये वाला पार्ट एक और बार देख लो। अगर तुम वीडियो में नहीं जाना चाहते हो तो मैं यहीं पे प्ले कर दूंगा। क्लास A मटेरियल में वो मटेरियल्स आते हैं जो खुद से इग्नाइट नहीं होते लेकिन हीट सोर्स से कांटेक्ट में आने के बाद जलना कंटिन्यू करते हैं, जैसे लकड़ी, कपड़ा और कागज। क्लास B मटेरियल ये लिक्विड, ग्रीस या गैस वाले मटेरियल्स होते हैं जो इग्निशन सोर्स के कांटेक्ट में आते ही जलने लगते हैं। क्लास सी मटेरियल में इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स और इक्विपमेंट आते हैं जो जल्दी से फायर कॉज कर सकते हैं। इनसे आर्क फ्लैश होने का भी सीरियस रिस्क होता है। क्लास डी मटेरियल में वो वॉलेटाइल मटेरियल्स आते हैं जो बहुत जल्दी इग्नाइट हो सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम और सोडियम। इग्निशन सोर्सेज के एग्जांपल देखें तो वो हो सकते हैं जैसे गैस ओवंस, स्मोकिंग एरिया में लाइटर्स और वेल्डिंग टॉर्चेस। दूसरा, मेटल या वुड कटिंग मशीन से निकलने वाली चिंगारियां। तीसरा, हीट सोर्सेज जैसे कंबशन इंजन्स, स्पेस हीटर्स, ओवंस और मशीन्स जो ऑपरेशन के दौरान हीट प्रोड्यूस करती हैं वो इसके अंदर आती है। और नेक्स्ट है केमिकल इग्निशन। कुछ केमिकल्स नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर पर भी कंबस्ट हो सकते हैं, तो वो भी इग्निशन सोर्सेज के एग्जांपल के अंदर आएंगे। तो इन अलग अलग क्लास के मटेरियल्स के लिए सही फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा होगा वो हमें इस टेबल में बताया गया है, तो इसे तुम एक बार देख लो। और यार ये वाली यूनिट में ज्यादातर याद करने वाली चीजें ही हैं, तो आई वुड सजेस्ट यू कि वीडियो लेक्चर देख लो, वहीं पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज्यादा टफ MCQ आएंगे नहीं इस वाली यूनिट के। तो इतना ही रखते इस वाली वीडियो में। आई होप तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर दो इस वाले चैनल को। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।